मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी क्लासेस। बेटा, जैसे कि हम कल डिस्कस कर रहे थे विदेश नीति और उसकी भारत की विदेश नीति और उसके तत्व। अभी मैंने आपको कल इंट्रोड्यूस किया था इन सभी तत्व से कि ये कैसे हमारे देश की विदेश नीति बनाने में सहायक होते हैं, लेकिन हमने इन सभी तत्वों की एक्सप्लेनेशन नहीं की थी, जो बुक से काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने बनाई है। आई होप आपको ठीक लगेगा और इजी लगेगा। और ये पूरी की पूरी लिखनी नहीं, इसमें से कुछ बातें भी अगर आपको याद रहती हैं तो आपका पेपर में 7-8 पेज के करीब क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन भी ऐड करोगे जो फर्स्ट वीडियो में है। अब देखिए, सबसे पहला मैंने क्या बताया था, राष्ट्र का भूगोल। वो किस तरह से हमारे ये जो तत्व हैं इनमें काम करता है, हम इसको पढ़ते हैं कि राष्ट्र का भूगोल। अब देखो, हमारी जो सीमाएं लगती हैं, अब किसी साइड में हिमालय पर्वत भी है, कहीं पे अगर आप देखोगे तो भूमि से दूसरे देशों के साथ जुड़ा हुआ है, और कहीं पे समुद्र भी है। तो ये सारी भौगोलिक परिस्थितियां जो है ना हमारी विदेश नीति के तत्व में शामिल होती हैं। देखो, भारतीय विदेश नीति के निर्माण में भौगोलिक स्थिति प्रमुख भूमिका निभाती है, क्योंकि राष्ट्र के भूगोल के कारण असुरक्षा का भाव होता है। अब असुरक्षा का कैसे है? अब देखो, हमारे जो विदेशी आए थे, चाहे वो हमारे पुर्तगाली हुए, हमारे देश पे अंग्रेज़ों ने राज किया, वो सारे किस रास्ते से आए थे? पानी के रास्ते से आए थे। देखो, जैसे भारत समुद्री तट पर स्थित होने के कारण पुर्तगाली, अंग्रेज़ों व डच आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश किया। तो ये भी खतरा है ना, एक युद्ध हमारा स्थल भी हो सकता है और जलीय भी हो सकता है, और कोई भी एंटर कर सकता है। तो हमारे लिए मेन मुद्दा है। देश का आकार, सीमाएं, पर्वत सभी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इनके कारण ही सीमा विवाद उत्पन्न होते हैं। जैसे हमारा भारत पाकिस्तान के साथ आप अच्छे तरीके से जानते हो चल रहा है, तो देखो कितना इम्पोर्टेंट है। भौगोलिक स्थिति जो है हमारे तत्व का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब अगर हम जनसंख्या की बात करें बेटा, तो जनसंख्या कैसे रोल प्ले करती है? भारत की जनसंख्या इनकी विदेश नीति की प्रमुख तत्व, निर्धारक तत्व कैसे है? जनसंख्या का ज़्यादा होना विदेश नीति को प्रभावित नहीं करता। ऐसा नहीं है कि अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो विदेश नीति अच्छी होगी, बल्कि पढ़ा लिखा होना और अच्छी विदेश नीति के लिए क्या ज़रूरी है? पढ़ी लिखी हो जनसंख्या। नियमित नियंत्रित जनसंख्या विदेश नीति के निर्माण में अच्छी भूमिका निभा सकती है। ज़्यादा और जागरूक जनसंख्या के कारण ही अमेरिका जैसे देश अच्छी विदेश नीति बना पाए हैं। अब अगर जनसंख्या की बात करें, ये कम या ज़्यादा तो बाद की बात है, लेकिन ये जागरूक और पढ़ी लिखी होनी ज़रूरी है अगर हम अच्छी विदेश नीति चाहते हैं तो ये हमारा सेकंड हो गया जनसंख्या। थर्ड हम पढ़ते हैं हमारी तत्व में क्या आता है, प्राकृतिक संसाधन। भारत के पास बहुत अधिक प्राकृतिक संसाधन हैं, सोने से लेकर कोयला, कपास, चाय, बहुमूल्य खनिज पदार्थ हैं, लेकिन उनका अर्थात इन संसाधनों का उचित प्रयोग नहीं हो पाया। अब भारत में संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन उचित प्रयोग नहीं हो पाया इन सब का। भारत की विदेश नीति के सामने यह प्रश्न रहा है कि राज्य की संपदा को किस प्रकार विकसित किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। अब बढ़ाया कैसे जाएगा? जब हम अपने इस सामान को दूसरे देशों में अच्छे मूल्य पर बेचेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हमें भी तो चाहिए ना सामान जो हमारे पास नहीं है। हम क्या करते हैं, तेल के लिए अरब देशों के साथ हमारे मधुर संबंध हैं, क्योंकि हमें उनसे क्या चाहिए, तेल चाहिए। अरब देशों के साथ मधुर संबंध बनाना भी ज़रूरी था, और परमाणु ऊर्जा के लिए अमेरिका के साथ समझौते करने ज़रूरी थे, क्योंकि हमें अपनी सेना को क्या बनाना है, हमें वेपन चाहिए, हमें हथियार चाहिए। तो हमें सेना को सुदृढ़ बनाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हमने अमेरिका के साथ समझौते किए, ताकि हमें सारी ये नॉलेज मिल सके हथियारों की, और हम खरीदते भी हैं। रूस के साथ भी हमारा व्यापार होता है, ठीक है। तो किसी न किसी कारण एक दूसरे पर हम क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। तो हमारी प्राकृतिक संसाधन, देखो, अब कोई देश अगर हमसे सामान खरीदेगा, हमसे उसको बेनिफिट है, तो वो हमें भी बेचेगा ना। तो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं हम प्राकृतिक संसाधनों से। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमारी भौगोलिक स्थिति के बारे में, फिर हमने पढ़ा जनसंख्या के बारे में, फिर हमने पढ़ा प्राकृतिक संसाधन कैसे काम करते हैं। अब हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या है बेटा, आर्थिक स्थिति। अब देखो, स्वतंत्रता से पूर्व भारत अधिक व्यापार जो था भारत का, वो पश्चिमी देशों से, विशेषकर ब्रिटेन और अमेरिका के साथ होता था। भारत के पास बहुत अधिक मात्रा में प्राकृतिक संपदा उपलब्ध है। कृषि के क्षेत्र में शायद ही कोई वस्तु हो जिसका उत्पादन यहाँ से ना होता हो। अब भारत में देखो, हरियाणा पंजाब को ही देख लो आप, सबसे ज़्यादा खेती होती है गेहूं की, चावल की, सबसे ज़्यादा हमारे भारत में होती है। और हम क्या करते हैं, दूसरे देशों में अपना ये कृषि से जितने भी उत्पादक हमारे बनते हैं वो सब हम बाहर भेजते हैं।
जिसका उत्पादन यहाँ न हो ऐसा तो कोई है ही नहीं। भारत के पास इतना उत्पादन संसाधन है कि उनका अगर सही प्रयोग किया जाए तो यह एक शक्तिशाली देश बन सकता है। इसलिए नीति निर्माताओं के सामने यह प्रमुख समस्या थी कि देश की संपदा को किस प्रकार विकसित किया जाए, किस प्रकार बढ़ाया जाए, कैसे आयात निर्यात को बढ़ाया जाए। इसके लिए भारत को विकसित देशों से कम से कम 2 मामलों में सहायता चाहिए थी। अब देखो, आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए हमें क्या सहायता चाहिए थी, अब हम इसके बारे में जानते हैं। अर्थव्यवस्था के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए पूंजी के साथ साथ आधुनिक मशीनें और अन्य साज सामान भी चाहिए था हमें। देखो, हमारे पास खाद्य सामग्री तो बहुत थी, हमने जो देशों में भेजी, लेकिन हमें क्या चाहिए थी? आधुनिक मशीनें। ये हमें कहाँ से मिल सकती थी? जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, यहाँ से हमने ये मंगवाए। सभी विकासशील के होते हैं जिनमें ऑलरेडी सारा विकास हो चुका है। इनसे हमें क्या चाहिए थी? प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए, उसके ज्ञान के लिए हमें इन देशों की ज़रूरत थी। इसलिए भारत ने प्रयास किया कि उसे ब्याज की उचित दर पर ऋण मिले। अब हमने दूसरे देशों से ऋण ले रखा है बेटा, ताकि प्रौद्योगिकी क्या है, आसानी से उपलब्ध हो सके। उसके बाद हमारा छठा क्या आता है, पांचवा, संस्कृति और इतिहास। देखो, किसी भी विदेश नीति में हम अपने भारत की अगर बात करें तो भारत की संस्कृति को और उसके इतिहास को तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो क्या होता है बेटा, भारत की जो परंपराएं हैं, हमारे जो रिवाज हैं, वो हम देख सकते हैं। हमारे इसमें क्या कहा गया, वेद, रामायण, महाभारत देखा हमने, पढ़ा हमने, हम उसके बारे में जानते हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा किस बात पे जोर दिया है? शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं के समाधान की अवधारणा हमारी विदेश नीति का मुख्य तत्व रही है। क्योंकि भारत ने हमेशा क्या कहा है कि शांति बनी रहे, खुद भी चैन से रहो और दूसरों को भी चैन से रहने दो, विश्व शांति। क्योंकि देखो, इतना बड़ा लंबा हमने जब विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमारे साथ गलत किया, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने कितने साल हमारा शोषण किया, तो हम क्या चाहते थे कि हम शांति से रहें। और ये तभी हो सकता है जब पूरा जो विश्व है ये शांतिपूर्ण ढंग से रहे। अब नेहरू ने शांतिपूर्वक बातचीत के माध्यम से समस्याओं के समाधान किया, देश के व्यापक हित को सफल बनाने की सलाह दी। नेहरू ने मुख्य रूप से विश्व शांति, गुटनिरपेक्षता और भाईचारे के सिद्धांत को अपनाया। ठीक है बेटा, अब अगली हम क्या देखते हैं कि विचारधारा कैसे काम करती है। विचारधारा का क्या तत्व जो है, कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। देश के नेताओं की विचारधारा देश की जो नीतियाँ विदेशों के साथ हम बनाते हैं उसको प्रभावित करती है। क्योंकि देखो, अब मोदी जी को लगा लो, अब मोदी जी इतने बड़े लीडर हैं हमारे, उनकी विचारधाराएं, उनका व्यक्तित्व कैसे हमारी विचारधारा को शो करता है दूसरे देशों के सामने, उनका कितना सम्मान है। एक बड़े ही सॉलिड नेता के रूप में वो पूरी दुनिया के सामने आए हैं। तो भारत की विदेश नीति भी लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष की विचारधारा पर आधारित है। भारत ने उदार लोकतंत्र और समाजवाद दोनों के गुणों पर भारत की विदेश नीति आधारित की है। भारतीय दर्शन जो हमारा दर्शन है और विश्व बंधुत्व के सिद्धांत का भी जो प्रभाव है भारत का, वो विदेश नीति पर रहा है। ठीक है बेटा, उसके बाद आती है विश्व जनमत। भारत की विदेश नीति हमेशा विश्व शांति पर आधारित रही है। विश्व जनमत भारत को शांतिप्रिय, विकासशील और तेजी से उभरती हुई शक्ति मानता है, जो वैश्विक संतुलन और सहयोग में अहम भूमिका निभा रही है। अब जनमत क्या है कि जनमत भारत का क्या चाहता है, शांतिप्रिय है, और सभी देशों को ये पसंद भी आती है बात। जो वैश्विक संतुलन और सहयोग की जो भावना है, ये हमारी जो सोच है, ये सबको पसंद है। आतंकवाद का विरोध किया है हमने और शांति स्थापना जैसे मुद्दों पर भारत की भूमिका को सराहा गया है विश्व में। ठीक है, ये हमारे देश के प्रति विश्व जनमत है। सबको पता है कि भारत कभी भी पहले हमला नहीं करता। अब तकनीकी जो प्रगति हमने की है, भारत की तकनीकी प्रगतियां बहुत हैं, लेकिन थोड़ी सी जो हाईलाइट करने वाली चीज़ें हैं ना, जिससे इंप्रेशन अच्छा पड़े, वो हम देख लेते हैं बेटा। अंतरिक्ष तकनीकी, इसरो की उपलब्धियों ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत किया। परमाणु तकनीक, परमाणु परीक्षणों के बाद भारत को परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया गया। सूचना एवं संचार तकनीकी और रक्षा तकनीकी में भी भारत ने बहुत प्रगति की है। ठीक है, उसके बाद अब ज़रूरी नहीं है ये आपको सारी लिखनी है, इनमें से आपको जितनी, मैं तो आपको इसलिए करवा रही हूँ ना, किसी बच्चे को कुछ याद रहेगा, किसी को कुछ याद रहेगा। आप एक बार सारी पढ़ लो, इसमें से जो आपको 7-8 अच्छी लगती हैं, ईजी लगती हैं, वो आप अपने नोट्स प्रिपेयर करके बेटा लिख सकते हो। अब देखो,
स्वतंत्र होने के पश्चात भारत जो है सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली देश नहीं था। जब भारत आज़ाद हुआ तब कहाँ थी हमारे पास इतनी सेना, विदेशी थे चले गए। अब सैनिक शक्ति को बढ़ाना राष्ट्रीय हित के लिए बहुत आवश्यक था। और भारत की सुरक्षा सेनाएं ब्रिटिश रणनीति पर आधारित थी। भारत चीन युद्ध के बाद जब भारत को पराजय का सामना करना पड़ा तो भारत ने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया भारत के लिए। अब भारत ने अपनी सुरक्षा अधिकारियों को इस प्रकार प्रशिक्षण दिया गया कि वे किसी भी संकट या युद्ध पर सफलता प्राप्त कर सके। भारत ने परमाणु परीक्षण भी किए। अब देखो सैनिक शक्ति को कैसे सुदृढ़ बनाया। जब भारत आज़ाद हुआ तो कमज़ोर देश था, जैसे हमने पहले भी बताया आपको, ठीक है। तो फिर क्या किया, नेहरू जी ने इसमें बदलाव किए और सेना को सुदृढ़ बनाया, ताकि सैन्य शक्ति अगर हमारे पास है तभी तो हम आराम से बैठे हैं ना बेटा आज। उसके बाद हमारा आता है सामाजिक ढांचा। भारत की विदेश नीति, भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद, साहित्य और कला, ये सारी चीज़ें हमारे किस में आती हैं, सामाजिक ढांचे में आती हैं। और विदेश नीति अनेक अधिकारों की रक्षा करती है। भारत की विदेश नीति क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी एक परिवार के समान है, पूरा विश्व एक परिवार है, ऐसी भावना, हमारा ऐसा सामाजिक ढांचा रहा है। हमारी विदेश नीति के लिए ये बात बहुत मायने रखती है। भारत विकासशील देशों से आर्थिक सहयोग बढ़ा रहा है। भारत की विदेश नीति राजनीतिक शक्ति की ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक व सामाजिक शक्ति के रूप में भी प्रस्तुत करता है। ये हमारा सामाजिक ढांचा है। क्या कहता है हमारा समाज, कि पूरा विश्व एक परिवार के समान है। हमारे आप पिछला इतिहास उठा के देखो, हमारे वेद पुराण सब यही बात कहते हैं। अब लास्ट में देखो हम ये करेंगे 12 टॉपिक, उसके बाद हमारा निष्कर्ष है। बेटा मैंने आपको 12 कराए हैं, इसमें से जिन बच्चों को कौन से 6-7 याद रहते हैं वो आपने कर लेने हैं। देश की आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियां भी डिपेंड होती हैं, तत्व में आती हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। जब भारत को आज़ादी मिली उसी समय विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था बेटा, और अंग्रेज भारत को भी शक्तिहीन बनाकर गए थे, शक्तिशाली नहीं हीन बनाकर गए थे। दूसरी ओर अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्तियों के रूप में उभर रहे थे। देखो कैसी सिचुएशन थी भारत के सामने जब विदेश नीति का निर्माण हुआ। एक तो वो आज़ाद हुआ, कमज़ोर था, अमेरिका और सोवियत संघ उभर के शक्तिशाली हो रहे थे, अंग्रेज इसको कमज़ोर बना के गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध भी उसी टाइम ख़त्म हुआ था, समाप्त हुआ था। और क्या हुआ फिर, अमेरिका पूंजीवादी को समर्थन दे रहा था और सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। तो लेकिन भारत ने अपनी विदेश नीति में किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। वो उसने कहा मुझे तो मुश्किल से स्वतंत्रता मिली है, मैं तो इसको अपने हिसाब से अपनी विदेश नीति बनाऊंगा, मैं किसी भी गुट में शामिल नहीं होता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों में अपनी आस्था रखता है भारत। अब निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं बेटा, देखो कि अतः हम कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति संतुलित, स्वतंत्र, शांतिप्रिय और सहयोगपरक है। इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए विश्व शांति में योगदान देना है। ये सारा क्वेश्चन देखो आपने कितनी अच्छे तरीके से निष्कर्ष के साथ किया है। वर्कशीट 1 में आपकी इंट्रोडक्शन थी, 2 और 3 जो वीडियो हैं हमारी उसमें हमने तत्व डिस्कस किए हैं। मैंने छोटी छोटी बनाई है क्योंकि लंबी में फिर बच्चों को बोरिंग लगता है ज़्यादा देर पढ़ना। तो अगर आप रोज़ 10-15 मिनट भी एक वीडियो देखते हो, थोड़ा थोड़ा रोज़ करते हो बेटा, तो आपके बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर आपको मेरा चैनल या मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।